मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनिशा का पाठ 17 पढ़ेंगे, जो कि है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द, जिसका अर्थ होता है अ का मतलब नहीं, विचार या विकार का मतलब परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन न हो उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द से अभिप्राय है ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन या विकार न हो। इन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है या अविकारी भी कहते हैं। जैसे मैं और मेरा मित्र बाजार जा रहे हैं। कमल अचानक फिसल पड़ा। घर के अंदर चिड़िया का बच्चा था। रिया तेज दौड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों पर काल, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काल, लिंग, वचन के बदलने पर भी इन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये हमेशा एक समान ही रहते हैं, इसीलिए इन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। तो जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं, जो कि है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले क्रिया विशेषण देखते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसके उदाहरण: दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, हमें प्रतिदिन घूमना चाहिए। इन वाक्यों में रंगीन शब्द क्रमशः चलते हैं तथा घूमने की क्रियाओं की विशेषताओं को बता रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के भी भेद हैं, जो कि है स्थानवाचक यानी कहाँ, कालवाचक यानी कब, रीतिवाचक मतलब कैसे, परिमाणवाचक यानी कितना। सबसे पहले रीतिवाचक: वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति, तरीके या ढंग का ज्ञान कराएं रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न पूछना पड़ता है। जैसे विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तो कैसे पढ़ना चाहिए, इसका उत्तर हुआ ध्यानपूर्वक। बच्चा छत से अचानक गिर पड़ा, तो कैसे गिर पड़ा, उत्तर अचानक। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की रीति का ज्ञान कराने के कारण रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अचानक, ऐसे, एकदम, तुरंत, जल्दी जल्दी, शायद, इसीलिए, अव्यय आदि शब्द रीति क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण: तो वे अव्यय शब्द जिनमें क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान हो स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछना पड़ता है। जैसे बालक ऊपर खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं, उत्तर ऊपर। पिताजी अंदर बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, का उत्तर मिलेगा अंदर। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के स्थान का ज्ञान कराने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इधर, उधर, पीछे, नीचे, भीतर, इस और, सर्वत्र, निकट, आसपास, दाएं बाएं आदि शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: तो माप तौल अर्थात वे अव्यय शब्द जो क्रिया की मात्रा, परिमाण बताए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय कहलाते हैं। क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न पूछने पर इनकी जानकारी होती है। जैसे बीमारी के कारण माँ थोड़ा ही खा पाई, तो कितना खा पाई यानी क्रिया खा है यहाँ पर, इसके साथ कितना लगाने पर उत्तर मिलेगा थोड़ा। इसी तरह उतना खाओ जितना ज़रूरी है, तो कितना खाओ का उत्तर जितना ज़रूरी है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के परिमाण का ज्ञान कराने के कारण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ये है थोड़ा, बहुत, तनिक, अत्यधिक, लगभग, कुछ, ज़्यादा आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण: तो वे अव्यय शब्द जो क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान कराएं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न पूछने पर इनका उत्तर मिलता है। जैसे बच्चा रात भर रोता रहा, तो कब तक रोता रहा, उत्तर रात भर। परसों से वर्षा हो रही है, तो वर्षा कब से हो रही है, उत्तर मिलेगा परसों से। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं। निरंतर, अभी, प्रातःकाल, सायं, प्रतिदिन, तत्काल, दिन भर आदि शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय शब्द हैं। अब विशेषण और क्रिया शब्दों में क्या अंतर है? तो विशेषण तथा क्रिया विशेषण में
अंतर मुख्य रूप से यह है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग विशेषण व क्रिया विशेषण दोनों रूपों में होता है, जैसे तेज, सुंदर, अच्छा आदि। जब ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहलाते हैं, यानी एडजेक्टिव कहलाते हैं, और जब क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण बन जाते हैं, यानी जो वर्क या काम हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बताए तो यह क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे विशेषण के रूप में यह बहुत सुंदर घड़ी है, यानी ये संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है, और क्रिया विशेषण के रूप में कपिल सुंदर लिखता है, यानी क्रिया लिखने की है इसके साथ में आ रहा है, तो क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। आज तेज आंधी चली है, आंधी के साथ में तेज शब्द यानी विशेषण की उसकी विशेषता बता रहा है आंधी की, जबकि विकास बहुत तेज भागा यानी भागने की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्रिया विशेषण अव्यय शब्द है। दूसरा भेद संबंध बोधक। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के सामने पार्क है, भय के मारे बच्चा रोने लगा, बिल्ली कुत्ते के आगे दौड़ रही है, मोहित स्कूल से घर की ओर जा रहा है। यहाँ पर विद्यालय और पार्क में संबंध बताया गया है के सामने शब्द से। इसी तरह भय और बच्चे में संबंध के मारे से दर्शाया गया है। इसी तरह अगले उदाहरण में कुत्ते के आगे बिल्ली दौड़ रही है, तो इन दोनों का संबंध बताया गया है, और घर के आगे मोहित घर से स्कूल से घर की ओर जा रहा है, तो मोहित और स्कूल को जोड़ा गया है की ओर से। तो उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं, इसीलिए ये संबंध बोधक अव्यय हैं। तो संबंध बोधक जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अन्य संबंध बोधक अव्यय के सामने, के निकट, के बिना, के अपेक्षा, के आसपास, के पीछे, की तुलना में, की और, के कारण आदि। जैसे हम बस के द्वारा आगरा जाएंगे, मेरे घर के चारों ओर हरियाली है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अव्यय दोनों रूपों में होता है। क्रिया की विशेषता बताते समय क्रिया विशेषण और संज्ञा और सर्वनाम के साथ आकर संबंध अव्यय बन जाते हैं। जैसे मैं पहले घर पहुंचूंगा संबंध बोधक, जबकि वह मुझसे पहले पहुंचा क्रिया विशेषण, यानी क्रिया पहुंचने की क्रिया की विशेषता बता रहा है इसलिए। तीसरा भेद समुच्चय बोधक। तो जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे विपिन और विकास मित्र हैं, मैं आना चाहता था परंतु आ नहीं सका, तुम झूठे हो इसीलिए तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, अंजलि स्कूल नहीं आई क्योंकि उसे बुखार है। ऊपर के प्रथम दो वाक्यों में रंगीन शब्द और परंतु दो शब्दों को जोड़ रहे हैं, अंतिम दो वाक्यों में आए इसलिए और क्योंकि शब्द दो उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो वे अव्यय शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। समुच्चय बोधक के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय भी दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और अव्यधिकरण समुच्चय बोधक। पहला समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो वे अव्यय शब्द जो समान स्तर के दो या दो से अधिक शब्दों अथवा प्रधान उपवाक्यों को जोड़ते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे परीक्षक ने प्रश्न पत्र बांटे, सभी विद्यार्थी उत्तर लिखने लगे। इसमें और शब्द से इन दोनों वाक्यों को जोड़ा गया है। और मैं अवश्य चलता लेकिन मुझे बुखार है, यहाँ पर भी दो वाक्यों को जोड़ा गया है। इनके अतिरिक्त किंतु, परंतु, तथा, लेकिन, अन्यथा, अतः, एवं आदि प्रमुख समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं। दूसरा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो वे अव्यय शब्द जो प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, यानी उसमें एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी दूसरे आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, मैं अस्वस्थ हूँ फिर भी उससे मिलने जाऊँगा। इनके अतिरिक्त क्योंकि, यदि, तो, मानो, के कारण, ताकि आदि प्रमुख व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय शब्द हैं। चौथा प्रकार विस्मय बोधक। तो जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, भय,
लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर गुलाब है, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप, छी छी कितनी गंदगी है यहाँ, सच तुम कक्षा में प्रथम आए हो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा आदि के भाव प्रकट कर रहे हैं, अतः यह विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द हैं। कुछ अन्य इसके उदाहरण हैं, जैसे छी छी, अच्छा, क्या, हाय, ओह, आहा, धत, धिक, शाबाश, अवश्य आदि। तो आश्चर्य, हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय शब्द विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इसके उदाहरण में हाय मैंने ये क्या कर डाला, इसमें खेद का भाव है। दूसरा शाबाश तुमने प्रतियोगिता जीत ली, यहाँ प्रशंसा का भाव है। तो जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। तो अगला है निपात। तो किसी विशेष शब्द पर विशेष बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं या वाक्यांश शब्दांशों का प्रयोग करते हैं वे निपात कहलाते हैं। ये जैसे मत, मात्र, तक, भी, ही, तो, भर, केवल आदि मुख्य निपात है। उदाहरण के लिए राधा ने ही मुझे पुस्तक दी है, राधा ने मुझे ही पुस्तक दी है, राधा ने मुझे पुस्तक ही दी है। यहाँ 3 वाक्य हैं जिसमें ही का प्रयोग है, लेकिन इनका प्रयोग अलग अलग शब्दों के साथ हुआ है। जैसे राधा ने ही, तो यहाँ ही से राधा पर जोड़ डाला गया, यानी मुझे जो पुस्तक दी है वो राधा ने ही दी है। इसके अलावा दूसरा वाक्य मुझे के साथ में ही का प्रयोग है। इसका मतलब यहाँ राधा ने जिसे पुस्तक दी वो मैं ही हूँ, यानी मुझे ही उसने पुस्तक दी, किसी और को नहीं दी, यह बताने के लिए। इसी तरह तीसरा पुस्तक के साथ में ही का प्रयोग, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि पुस्तक ही दी, कुछ और नहीं दिया है। इसी तरह अन्य उदाहरण, मुझे गुलाब जामुन ही खाने हैं, मानो तो पैसे लौटाने से रहा, मुझे तो मात्र 100 रुपये चाहिए, विपिन भी हमारे साथ मेरठ जाएगा। तो ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल लगा देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा जिन शब्दों के रूप में काल, लिंग, वचन के बदलने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्यों के अन्य शब्दों से संबंध जोड़ते हैं संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। वे अव्यय शब्द जो प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बराबर बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल ला देते हैं उन्हें निपात कहते हैं।